हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी टीजीटी के बारे में। आप लोग को पता होना चाहिए बच्चा लोग कि 1 to 5, 6 to 8 का एग्जाम ऑनगोइंग है, चल रहा है। पेपर 1 का एग्जाम तो हो चुका है सभी का, पेपर 2 का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके बारे में भी आज जिक्र कर देंगे। एक अलग सेशन ला देंगे 4-5 मिनट के लिए, उसके बारे में भी बता देंगे कब से कब एग्जाम होने को है पेपर 2 पेपर 3 का, है ना। तो बच क्या गया 9 to 10, 11 12 का तो ऑलरेडी पीजीटी वाला हो गया है, 9 to 10 बच गया है। तो उसमें भी जो बाबू 20,000 लगभग पंक्तियां जो है सो खाली है, 20,000 रिक्तियां जो है सो खाली है, 20,000 पद भी अभी भी खाली है किसमें, टीजीटी वाले में। अब देखिए 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 11 12 हो गया, तो बच क्या गया 9 10। तो अब हम लोग को जो बाबू भरपूर मेहनत करना है किसमें, 9 to 10 के लिए। 9 to 10 में भी अभी 20,000 जो स्थान है बाबू, 20,000 जो पद है वो खाली हैं, और 20,000 में सबसे ज्यादा पद जो बाबू आपका केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स का शायद है ना। वो देख के आप बढ़िया से आप लोग को बताएंगे। लेकिन अभी जो है सो हम लोग ज्यादातर ध्यान देना है किसमें, टीजीटी वाले सेक्शन में। हम जो बाबू आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। और अभी जो है सो आज क्लास में आप लोग को एक टॉपिक स्टार्ट किया बाबू, जिसका नाम है ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और जानेंगे कि जैसे टीजीटी का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, उसके बारे में भी, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए बाबू, वो क्या है, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, वही सूर्य बनकर चमकता है ना। तो अभी हम लोग को 4 महीना एकदम डट कर एकदम गर्दा वाला मेहनत करना बाबू। और ये 4 महीना के बाद आप लोग को पता है कि रिजल्ट आपके साथ रहेगा, है ना। सब अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल रहा है, 11 12 का भी मिला, 1 to 5 का भी मिला, 6 to 8 का भी मिला, और 9 10 को भी मिलने को मिल जाएगा। फिर जेटेड भी आ जाएगा आपका, है ना। बैक टू बैक आप लोग के लिए खुशखबरी है। आप लोग सिर्फ गर्दा उड़ा के मेहनत कीजिए एकदम, और इस 4-5 महीना में आप लोग अपना सिलेक्शन ले लीजिए, है ना बच्चा लोग। चलिए अब इसको जानते हैं हम लोग फुल टू फुल जेएसएससी टीजीटी के बारे में। देखिए सबसे पहले इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये डिस्कस कर लिए बाबू, लेकिन आज हम बता देते हैं। ये जो एग्जाम है वो 2 पेपर में होता है ना, जेएसएससी टीजीटी। पेपर 1 और एक पेपर 2 रहता है ना, 2 पेपर में ही एग्जाम होता है। पेपर 1 में बाबू जो आपका सब्जेक्ट रहता है, तो पेपर 1 में रहता है एक जीके जीएस, है ना, जिसको सामान्य ज्ञान बोलते हैं, जीके जीएस, और एक रहता है आपका हिंदी, है ना, एक रहता है आपका हिंदी। और पेपर 2 में रहता बाबू जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बो मैच करता है बाबू, वो हम एक बार अलग सेशन लाएंगे जिसमें आप लोग को सब्जेक्ट कॉम्बो बता देंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मैच करना चाहिए। लेकिन आज हम मैथ और फिजिक्स मैथ के लिए बता देते हैं बाबू। अगर मैथ के लिए आप जाते हैं तो मैथ और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा आपको, मैथ एंड फिजिक्स, है ना, मैथ एंड फिजिक्स। मैथ के लिए जाते हैं तो मैथ एंड फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए बाबू, ये जो है, ये पेपर 1 जो है सो वो 200 मार्क्स का रहता है। ये जो है सो आपका 200 मार्क्स का रहेगा। ये जो है ना सो 200 मार्क्स का रहेगा। 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं, है ना। 200 क्वेश्चन और मार्क्स जो है सो ये भी आपका 200 रहेगा। और जो पेपर 2 है बाबू, ये जो है सो क्वेश्चन रहता है 150, ये मार्क्स रहता है 300। अब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो जो पेपर 1 है बाबू, ये आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही रहता है ना। अब पेपर 1 जो है बच्चा लोग, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 1 जो है, पेपर 1 ये आपका क्वालिफाइंग है, सिर्फ बस आपको क्वालिफाई कर जाना है ना, क्वालिफाइंग है। अब क्वालिफाइंग का मतलब क्या चाहिए, 33% नंबर आना। 200 का 33% कितना होगा, 66 नंबर। तो लगभग आपको 66 मार्क्स लाना पड़ेगा किसमें, पेपर 1 में। बस उसमें आपका नंबर जुड़ता नहीं मेरिट लिस्ट में, तो ज्यादा नंबर ला के भी ज्यादा तामझाम करना नहीं है। 66 नंबर लाना तो हमको 80 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, 66 ऑलरेडी आ जाएगा आराम से,
है ना, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं, क्योंकि 100 नंबर का, जैसे ये जो बाबू जीके जीएस का पोर्शन है, तो जीके का इसमें 100 मार्क्स का रहता है बाबू, जीके जीएस का, और 100 मार्क्स का हिंदी रहता है। तो अगर हिंदी भी सही से पढ़ लेंगे ना तो ये आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। असली फाइट तो पेपर 2 में रहता है। पेपर 2 में जो बाबू अगर जो मैथ और फिजिक्स के जो टीचर बनना चाहते हैं तो वो कॉम्बो सब्जेक्ट रहता है मैथ और फिजिक्स। ये जो है क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चन रहता है, इसका मतलब 75 क्वेश्चन जो है आपका रहता है मैथ का और 75 क्वेश्चन रहता है फिजिक्स का। नंबर कितना होता है बाबू, ये 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का। इसका मतलब है कि आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ये जो 150 मार्क्स का रहता है मैथ और 150 मार्क्स का रहता है फिजिक्स, है ना। अब इसमें भी एक झमेला है। झमेला क्या मतलब, इसमें जो है 50% उसको लाना अनिवार्य है। अब सर 50% लाने के यहाँ क्या झंडा गाड़ना है। हम अगर मान लो 50% लेता है 150 नंबर, मान लिए कि आ गया 150 नंबर, कट ऑफ चल गया 200, तो क्या फायदा उससे, पास तो हो जाएंगे लेकिन पास करके झंडा गाड़ना हम लोग को तो नौकरी लेना है ना। तो ये जो है बाबू ये आपका 150 मार्क्स का रहता है, 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का रहता है। असली फाइट इसी में है। जो भी मैथ और फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं इसका पैटर्न यही रहता है। 100 जो ये है आपका क्वालिफाएंगे, इजिली क्वालिफाई कर जाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और खासकर जो झारखंड के निवासी हैं वो तो इजिली और बढ़िया से कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग का स्ट्रॉन्ग रहता है हिंदी, है ना। हिंदी इजिली उन लोग 66 नंबर ला सकते हैं। अब बच जाता है ये ना, तो इसमें आपको भरपूर मेहनत करना है। अब ये 150 क्वेश्चन मैथ का, 150 क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स का, 150 नंबर का, 150 नंबर का, ये 75 क्वेश्चन दोनों रहेंगे। अब इसमें हम लोग को भरपूर मेहनत करना है। अब देखिए हम जो है बाबू आप लोग को बताएं, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करते हैं सबसे पहले उसका सिलेबस वगैरह जानिए, है ना, एग्जाम का पैटर्न जानिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए, या व्हाटएवर कहीं से कंटेंट पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी जो बाबू हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बात कर लिए हैं, इसके सिलेबस के बारे में हम मतलब सारे एग्जाम का पैटर्न के बारे में बता दिए बाबू। उसमें हम ये भी बताया कि डोमेन सब्जेक्ट का कितना रोल रहता है ना। आज ये मोटा मोटी ये चीज बता दिए हम। और आज जो बाबू हम एक टॉपिक लिए जिसका नाम है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे एकदम, जो तो 5-10 क्वेश्चन जो भी करेंगे एकदम मस्त वाला क्वेश्चन करेंगे बाबू। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, है ना। पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या है कि अब जो देखिए बाबू झारखंड सरकार आपको ज्यादा समय देती नहीं। ऐसा नहीं कि आपको आज अगर हम नोटिफिकेशन जारी किए तो 2 साल के बाद एग्जाम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपका अभी देखिए 4 सितंबर में शायद इलेक्शन होने को है, तो ये 100% बाबू के इलेक्शन के पहले ये सारा क्लियर कर देगा, है ना। तो आपके पास लिमिटेड समय है। लिमिटेड समय आपको करना क्या है कि ऑलरेडी देखिए ये जो एग्जाम का लेवल जो है बहुत बड़ा टफ नहीं रहता। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं आप लोग, देखिए आपको खुद पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल कहां तक रहता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से मैच करता है बाबू वहां से एकदम भरपूर मेहनत कीजिए, भरपूर क्वेश्चन कीजिए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अभी वही करना बेहतर रहेगा। अभी आप सोचिएगा बारीकी से शुरू से पढ़ें तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका एग्जाम चल जाएगा और पता चलेगा 2 चैप्टर भी कंप्लीट होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग जो बाबू मैक्सिमम जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताए जाएंगे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, है ना। तो ये चीज पता चल गई बाबू। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। मेरा टॉपिक क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराएंगे आज, है ना। तो आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आता है। इसके बारे में डिटेल हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी इतना चीज याद रखिएगा आप लोग जो मैथ और फिजिक्स का टीचर बनना चाहते हैं, है ना। आते क्वेश्चन पर आते बाबू, क्वेश्चन करेंगे आज, है ना। ज्यादा बातचीत नहीं, क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। क्वेश्चन कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री x स्क्वायर प्लस का 2√2xy प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4√2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। मतलब ये जो है सेकंड डिग्री जो इक्वेशन दे रखा बाबू, सेकंड डिग्री का इक्वेशन, ये जो रिप्रेजेंट करता क्या चाहिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या चाहिए कि 2 लाइन, है ना। तो ये 2 लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा वही पूछा है। क्या लिखा हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन देम, वो 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा सो पूछा है। सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखा बाबू, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, तो दे रखा है मेरा x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस का 2√xy, 2√xy, फिर क्या है, फिर आपका 2y स्क्वायर, फिर आपका है 4x प्लस का 4√2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपका इक्वेशन दे रखा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा। अब सेकंड डिग्री का इक्वेशन क्या होता है बाबू, सेकंड डिग्री का, तो सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन बाबू, वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर
प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन होता है किसका? सेकंड डिग्री, है ना, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का ये जनरल इक्वेशन है बाबू। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा बाबू? 1 आएगा, है ना। यहां देखिए h का वैल्यू क्या आएगा? तो h का वैल्यू आएगा √2। फिर यहां देखिए g का वैल्यू क्या आएगा? तो g का वैल्यू आ जाएगा मेरा, g का नहीं, b का वैल्यू क्या आएगा? पहले b निकाल लेते हैं, है ना। b का वैल्यू क्या आएगा? तो b का वैल्यू आएगा 2। फिर है g का वैल्यू क्या आएगा? तो g का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा बाबू। फिर है f का वैल्यू क्या आएगा? तो f का वैल्यू आ जाएगा मेरा 2√2। और फिर बनता c, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, है ना। ये कंपेयर किए सब दोनों से, तो a, h, b, g, f और c का वैल्यू हम लोग निकाल लें। कोई तकलीफ यहां तक एकदम नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों लोग, एकदम आराम से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, है ना। अब देखिए, अब बात आता है कि इसका डिस्टेंस किससे निकालते हो। तो बस एक फॉर्मूला याद करना बाबू छोटा सा। वो फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, है ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 2√g² माइनस का ac और डिवाइड बाय a इंटू में a प्लस का b, a प्लस का b, या फिर 2√f² माइनस का bc और डिवाइड बाय b इंटू में a प्लस का b। बस ये चीज याद रखना है ना। जब भी आपका एक सेकंड डिग्री इक्वेशन दिया हो बाबू और वो बताया गया हो कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को डिनोट कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा वो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस जो बाबू इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, है ना। ये फॉर्मूला सिर्फ याद करना है, ये याद रखिए, ये याद रखिए, दोनों से आंसर आएगा। पुट करते वैल्यू बाबू, देखते क्या आता है। सो पुट कीजिए वैल्यू बाबू। यहां देखिए ये हो गया 2√, यहां देखिए g² g की जगह पर क्या है? 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस का ac, a कितना है? 1 और c भी कितना है? 1 है, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय a में कितना बाबू? 1 और c में कितना है? a प्लस b कितना है? तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर 2 है, तो a प्लस b क्या हो गया? 3 हो गया। अब ये देखिए ऊपर भी 3 आ रहा, नीचे भी 3 आ रहा, कट जाएगा बाबू, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इससे भी निकाले बाबू, यही सेम आंसर आएगा। निकाल के देखिए, ये हो गया आपका 2√f², f की जगह पर क्या? 2√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी का 8 माइनस का bc, b की जगह पर क्या? 2, 2 एकम 2 हो गया, डिवाइड बाय b की जगह पर 2 है और a इंटू a प्लस b, तो a की जगह पर 1 और b की जगह पर 2, तो 2 रे कितना हो गया? 3। अब यहां देखिए बाबू 8 में 2 गए तो 6 बचा, 3 दूनी का 6 कट जाएगा, तो यहां भी आपका क्या आ जाएगा? 2, है ना। मतलब डिस्टेंस जो बाबू सब दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला निकाल लगाइए, दोनों से आपका डिस्टेंस आ जाएगा, है ना बच्चों लोग। हमसे डिस्टेंस ही पूछा है, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 2, 2 देखिए किस नंबर ऑप्शन में? तो 2 ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत ना होना चाहिए बाबू, एकदम नहीं होना चाहिए कोई भी दिक्कत, है ना। सिंपल सा बाबू, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जनरल इक्वेशन लिखना सेकंड डिग्री का, दोनों को कंपेयर करना है, a, h, b, g, f, c का वैल्यू निकाल देना है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस तुरंत निकल जाएगा, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई दिक्कत है ना बाबू यहां तक? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 2 कंजुगेटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 0 एंड 7x, ये इक्वेशन दे रखा है। इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज इतना, द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल इज, मतलब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि एक आपका क्या है? तो एक पैरेललोग्राम है ना, एक आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बाबू 2 लगातार भुजा, है ना, संलग्न भुजा, सटा हुआ भुजा। तो एक भुजा का मान लिया हम, ये है एक भुजा, इसका इक्वेशन क्या दे रखा? तो ये दे रखा 4x, इसको अलग पेन से लिख देते हैं ना, ये आपका दिया हुआ है 4x, ये दिखेगा नहीं सही से, देखिए इसको लिख देते हैं येलो, क्या दिया हुआ 4x प्लस का
4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन इसको मान लिया, दो एडजेसेंट साइड दे रखा बाबू, एक ये रह गया और दूसरा का साइड वा ये लिखा है, इसको ये मान लेते हैं इसको, है ना। 7x प्लस का 2y, 7x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0, ये है ना, दो एडजेसेंट साइड है। डायगोनल दे रखा बाबू, एक डायगोनल कौन सा हो जाएगा इसमें, तो डायगोनल जो बाबू एक ये हो जाएगा, लाइन भी सीधा, हाँ ये हो गया डायगोनल, और एक डायगोनल मेरा ये हो जाएगा, ये हो गया डायगोनल, है ना। नाम डालना चाहे तो नाम डाल दीजिए बाबू, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी, है ना। अब देखिए, अब यहां देखिए बाबू लोग, ये जो है बच्चा लोग, यहाँ एक डायगोनल का इक्वेशन दे रखा है, क्या लिखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल, एक डायगोनल का इक्वेशन दे रखा। मान लेते हैं बीडी डायगोनल का इक्वेशन दे रखा, क्या दे रखा, 11x प्लस का, ये दे रखा 11x प्लस का 7y इज इक्वल टू 11x प्लस का 7y इज इक्वल टू 9। इस डायगोनल का इक्वेशन दे रखा बाबू बीडी का ना। अब हमसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ एसी बताए, अदर डायगोनल का पूछा, द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल, तो इक्वेशन ऑफ एसी पूछ रहा है हमसे, इक्वेशन ऑफ एसी क्या होगा सो पूछा है ना, इक्वेशन ऑफ एसी क्या होगा सो पूछा है, बस यही निकालना हमको। अब देखिए बाबू, अब दिमाग लगाइए एकदम आराम से, ये पॉइंट अगर दोनों पॉइंट पता चल जाए बाबू तो इक्वेशन निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, है ना, एकदम निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ये तो पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, अब ये दोनों जो साइड है बाबू, ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा, पॉइंट ए पे, इसका मतलब ये यहां जो पॉइंट आएगा बाबू इस दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब बाबू कि सब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या आएगा, देखिए बाबू यहां भी 0 के इक्वल, यहां भी 0 के इक्वल, इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौका 28, देखिए यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा 7 चौका 28 x प्लस का 7 से करें 7 बचे का 35y इज इक्वल टू 0, और यहां अगर 4 से करेंगे तो 7 चौका 28x प्लस का, और 4 से करें तो 4 दूनी का 8y इज इक्वल टू 0। यहां घटाएंगे बाबू तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 35 मार गया, कितना बचा 27, 8 7 15, 27y इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या y का वैल्यू क्या निकल गया, y का वैल्यू निकल गया 0, है ना। और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो x का वैल्यू भी क्या निकल जाएगा 0। मतलब यहां से मेरा जो बाबू वो कोऑर्डिनेट a का निकल गया, है ना। a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो a का कोऑर्डिनेट आ गया 0 0 0 0 आ गया, है ना। अब किसी तरह गुरुजी इसका कोऑर्डिनेट वो पता चल जाए सी का, तो डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, है ना, इक्वेशन एसी का। तो सी का कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, तो सी का कोऑर्डिनेट पता चलना हल्का सा दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि सी कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हमको सबसे पहले जो है सो ये बी और डी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। बी और डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग को पता है, क्या पता है कि आपका किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है गुरुजी वो आपस में क्या होता है, बाइसेक्ट करता है ना। किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो बाबू वो आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब कि ये जो डायगोनल बन गया है बी डी, इसका मिड पॉइंट बन जाएगा एम, है ना। उसी तरह ये डायगोनल बन गया है ए सी, इसका मिड पॉइंट बन जाएगा एम। समझिएगा पहले कैसे कैसे निकालेंगे, सो है ना मिड पॉइंट। अब देखो बाबू मान लीजिए यहां से यहां तक का इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो क्या इक्वेशन वो चेंज हो जाएगा, एकदम चेंज नहीं होगा। तो गुरुजी अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर हम am का इक्वेशन निकाला तो ac का भी इक्वेशन निकल जाएगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि ये लाइन को ही तो आगे बढ़ा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए बाबू देखिए ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन के हम अगर आगे बढ़ा दिए तो ऐसा नहीं कि इसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। उसी तरह अगर हम am का इक्वेशन निकाले तो वही इक्वेशन क्या हो जाएगा ac का। अब am का इक्वेशन कैसे निकालना आसान है बाबू, इसका पहले दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, अब कोऑर्डिनेट निकालने के बाद इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से वो आता है। अब मिड पॉइंट जैसे ही निकलेगा 2 पॉइंट पता चल गया, इक्वेशन निकल जाएगा मेरा से। समझ में आ गया कैसे करना है, समझिए फिर अब करके देखते हैं, है ना। अब देखिए यहां आपको बी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डायगोनल गया है और ये जो साइड है वो इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट बी में, इसका मतलब ये सब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा मेरा किसका, बी कोऑर्डिनेट का मान, है ना। बी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करते बाबू क्या करते हैं,
इसको जो है सो करते हैं मल्टीप्लाई, हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो समझिएगा तो हो जाएगा 1177x प्लस का 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 का 49y इज इक्वल टू 7 से करेंगे तो 9 7 का 63, और इसको जो है कर दे रहे 11 से 77x 11 दूनी का 22y और इज इक्वल टू 0 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस है ना। अब ये देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो गया, 9 में 2 गया तो बचा 7 और यहाँ 4 2 में 2 गया तो बचा 2, 27y इज इक्वल टू क्या हो गया 63 है ना। समझते जाना बाबू आराम से एकदम। 27y बराबर क्या होगा 63, तो यहां से y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 9 7 का 63 और 9 3 का 27, 7/3 निकल जाएगा। तो y का मान जब 7/3 निकला बाबू तो किसी से दोनों में से किसी एक इक्वेशन को पुट कर दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। हम इसमें पुट कर देते हैं है ना, इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 7x प्लस का 2y लिखा हुआ है तो 2y की जगह पर क्या 7/3 इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू निकल गया बाबू, x का वैल्यू क्या निकल गया यहां, तो 7 कॉमन लेके कट जाएगा बाबू तो x का वैल्यू निकल जाएगा -2/3, यहां लिख दिया -2/3 है ना। मतलब x और y का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब कोऑर्डिनेट भी निकल गया मेरा से है ना, कोऑर्डिनेट भी निकल गया। कोऑर्डिनेट क्या निकला बाबू -2/3 और 7/3, -2/3 और 7/3 है ना, -2/3 और 7/3। चलिए जब d का उसी तरह निकालना बाबू, d का कैसे निकालेंगे, ये डायगोनल और ये साइड इंटरसेक्ट कर रहा पॉइंट d पे, मतलब इस सब दोनों को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं d का कोऑर्डिनेट। यहां देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बाबू, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको तो 11 चौके 44x, वो लिख नहीं रहे बाबू, इतना समझदार है ना आप लोग, है इतना समझदार। 4 से मल्टीप्लाई करें 11 चौके 44 7 चौका का 28y इज इक्वल टू 36 और इसको जो मल्टीप्लाई कर दे रहे 11 से तो 11 चौके 44x प्लस का 11 5 का 55y और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है ना। ये आपका नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब ये से कैंसिल आउट हो गया। यहां देखिए, यहां घटाइए इसको, 15 मार जगह बचेगा 7, यहां बचेगा 4, 4 में 2 जगह बचेगा 2, माइनस का 27y इज इक्वल टू यहां आ गया 36 है ना। और यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 9 चौका 36 और 9 3 का 27, माइनस का 4/3 आ गया, y का मान आ गया ना -4/3। चलिए जी, अब इसमें दोनों में से ये इक्वेशन या ये इक्वेशन में किसी में पुट कर दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। इसमें पुट कर देते बाबू, क्या लिखा हुआ 4x प्लस का 5y लिखा हुआ 5 और y की जगह पर क्या है -4/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां देखिए 4 कॉमन लेंगे 0 हो जाएगा, तो x का मान यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4 कॉमन लिए 0 हो गया, यहां से x का मान निकालेंगे क्या आएगा 5/3, तो यहां लिख दिए 5/3 है ना, ये उधर चला जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। चलिए जी, ये निकल गया मेरा x का मान है ना। जब x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, इसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेट पता चल गया d का क्या है 5/3 और माइनस का 4/3, ये हो गया मेरा 5/3 और माइनस का 4/3 है ना, 5/3 और माइनस का 4/3 ये निकल गया 5/3 और माइनस का 4/3 ये निकल गया बाबू लोग। चलिए जी, अब ये लाइन का भी इक्वेशन निकल गया। अब मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x एक्सिस को जोड़िए डिवाइड बाय 2 और y एक्सिस को जोड़िए डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो मिड पॉइंट यही निकाल देते हैं। दोनों को जोड़ कर निकालना बाबू, यहां देखिए ये सब दोनों को जोड़ना डिवाइड बाय 2 करना, तो देखिए 5 माइनस का 2 3 बचेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3/3 1 बचेगा, डिवाइड बाय 2 करना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 है ना। तो इसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लिख दे रहे बाबू लोग है ना। तो इसका मिड पॉइंट क्या निकल जाएगा 1/2, ये मिड पॉइंट ही है 1/2। उसी तरह यहां जोड़ी बाबू, तो 7 में 4 जगह तो 3, 3/3 1 हो जाएगा, 1/2 यहां भी हो जाएगा है ना, 1/2 ये निकल गया मिड पॉइंट। पेन चेंज कर देते हैं, 1 के जैसा रहेगा तौल सा, 1/2 यहां भी आ गया और 1/2 यहां भी आ गया,
ये मिड पॉइंट निकल गया। जब मिड पॉइंट निकल के बाबू तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल दीजिए लाइन का इक्वेशन। पॉइंट हमको पता चल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल दीजिए लाइन का इक्वेशन। एसी का इक्वेशन क्या हो जाएगा बाबू, इक्वेशन ऑफ एसी, इक्वेशन ऑफ एसी इज क्या हो जाएगा बाबू, y माइनस का y1, y1 क्या है 0, x2 माइनस का x1। अब यहां समझिए बाबू, y माइनस का y1 0 है और y2 माइनस का y1, तो 1/2 माइनस का 0 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 0, तो ये आपका जो स्लोप है वो 1 ही आएगा, तो 1 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। और इनटू में क्या होता है x माइनस का x1, x माइनस का x1 क्या है 0 है, तो यहाँ x कर दिए। और यहां से अगर इक्वेशन निकालेंगे बाबू तो क्या निकलेगा, x माइनस का y इज इक्वल टू 0, है ना। x माइनस y इज इक्वल टू 0 देखिए किस नंबर ऑप्शन में, x माइनस y इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, ये आप लोग को ताम झाम बताया, इतना चीज करके दिखाना नहीं, आप लोग शॉर्टकट तुरंत निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है बाबू, दो इक्वेशन को सॉल्व करके इतना बखूबी आता है ना। सिर्फ आप लोग को समझना कि कैसे कैसे काम हुआ है। सो हमको एसी का इक्वेशन निकालना बोल रहा बाबू, हमको किसी तरह ये एम का वैल्यू निकालना है। एम क्या है, मिड पॉइंट है, ये दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट है ना। अब इस हमको इसका इक्वेशन तो निकाल, इसका कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया है, अब इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सब दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट जब निकल गया तो दो लाइन पता चल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लेंगे इक्वेशन। समझ में कुछ नहीं करना था इसमें, बस इतना कैलकुलेशन आपको इसको तुरंत ही कर सकते हैं आप लोग। समझ में आया, आप लोग बारीकी से करके दिखाएं ताकि आप लोग कभी नेक्स्ट टाइम पढ़े तो पता चले। बाद बाकी इसको आप लोग सिर्फ एक्स वाई का मान निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचवा लो, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS आर अलोंग लाइंस x plus 3y is equal to 4 and 6x minus का 2y is equal to 7, then PQRS must be। PQRS क्या होगा, अब देखिए दो लाइनें जो दिए वो क्या दिए है, एक दिया हुआ मेरा x प्लस का 3y is equal to 4, 3y is equal to 4, और एक दिया हुआ मेरा 6x माइनस का 2y is equal to 4, 7, 6x माइनस का 2y is equal to 7, है ना। यहां से इसका अगर स्लोप निकालेंगे बाबू, नाम डाल दिए m1, तो स्लोप क्या होता है, माइनस x एक्सिस का कोफिशिएंट 1 और डिवाइड बाय y एक्सिस का कोफिशिएंट 3। उसी तरह यहां अगर हम स्लोप m2 नाम डाल दिए तो क्या होता है, माइनस x एक्सिस का कोफिशिएंट 6 और डिवाइड बाय y एक्सिस का कोफिशिएंट, y एक्सिस का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 कर दिए, तो यहां निकल गया मेरा 2 तिया का 6, है ना। अब देखिए बाबू दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अगर m1 और इनटू में m2 दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जा रहा है, माइनस का 1, है ना। 1/3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। अब तू ही बता बाबू, जब भी दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 100 नहीं गुरुजी 200% है कि वो दोनों लाइन जो है सो क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा, है ना। क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होने के वजह से ही दोनों का स्लोप जो है उसका गुणनफल क्या आ रहा है, -1 के इक्वल, है ना। जब इतना बात पता चल गया बाबू, इसका मतलब हमको ये बात पता चल गया गुरुजी कि दोनों के विकर्ण जो है सो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब कौन सा में होता है परपेंडिकुलर बाबू विकर्ण, तो क्या रेक्टेंगल में, आयत में होता है क्या कि दोनों डायगोनल जो है आपस में क्या बोलते हैं, लंबवत बनाता नहीं बनाता है, आपस में परपेंडिकुलर होता नहीं होता है, आयत में नहीं होता, स्क्वायर में भी नहीं होता, चक्री चतुर्भुज में भी नहीं होता, लेकिन सम चतुर्भुज में होता है। सम चतुर्भुज में क्या होता है कि दोनों डायगोनल जो है तो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बच्चा लोग, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर, देन पूछ रहा है उसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए बाबू 3 पॉइंट दिया हुआ है, अब 3 पॉइंट दिया तो हम लोग ट्रायंगल बना ही सकते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट इनफ है ट्रायंगल के लिए, है ना बच्चों लोग। तो 3 पॉइंट है दिया हो तो हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। एक जगह पर मान लिए हम 0 A0, है ना, A0, B के जगह पर है मेरा 0B और C के जगह पर है मेरा 1 सी की जगह पर 1 है ना। अब देखिए बाबू बोला है क्या, बोला है कि ये तीनों पॉइंट जो है सो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर इसका मतलब है गुरुजी कि ये इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि कोलिनियर दे रखा है। तो अगर आप कोलिनियर दे रखा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालिएगा गुरुजी, वो किसके इक्वल होगा, तो वो जो है सो 0 के इक्वल होगा, है ना, 0 के इक्वल। अब एरिया ऑफ ABC किस निकालेंगे, 1/2, है ना।
A01, फिर आपका क्या है 0B1 और फिर क्या आपका 111 है ना, इज इक्वल टू 0। यहां से ये उधर जाकर 0 बन जाएगा बाबू, ये हो गया A इनटू में ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये हो गया B माइनस का 1, ये हो गया प्लस माइनस प्लस तो प्लस कर दिए है ना, ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये होगा 0 माइनस का B, 0 माइनस का B, ये हो गया आपका 0 की इक्वल, ये दो जाकर उधर मल्टीप्लाई में 0 हो गया, ये क्या बन गया AB माइनस का A और ये बन गया माइनस का B इज इक्वल टू 0। यहां से देखो बच्चों लोग, ये हो गया आपका A प्लस का B इज इक्वल टू AB है ना, इसको उछाड़ लेते गए तो A प्लस का B हो गया, ये हो गया AB की इक्वल। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे बाबू, इसको लाके डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा 1/B प्लस का 1/A इज इक्वल टू 1 है ना, डिवाइड कर दे रहे हैं तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, B बचेगा, यहाँ B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, A बचेगा, तो 1/A प्लस का 1/B उलट दिया सिर्फ 1/A प्लस का 1/B किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पॉइंट दे रखा, कोलिनियर है तो हम लोग पता चल गया कि ट्रायंगल का एरिया जो 0 के इक्वल आ गया, बस उसी को सॉल्व किया तो आ गया मेरा 1 है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस इतना एंड इतना। अब दो लाइन दिया बाबू, दोनों लाइन के बीच हमको पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले यहां इसको बढ़िया से देखिए, तो लाइनियर जो इक्वेशन है ये क्या लिखा लो, पहले का लाइनिया x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5 है ना, और दूसरा का लाइनिया क्या दिया बाबू, तो दूसरा का लाइनिया दिया है 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 11, यही दिया हुआ है। यहां से 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड बाबू, तो क्या हो जाएगा x प्लस का 2y इज इक्वल टू 11/2, यही होगा, एकदम होगा गुरुजी है ना। अब देखो बाबू यहाँ एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी दूसरा 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ भी y का कोफिशिएंट 2 है। तो जब भी दो लाइन कि जितने भी वेरिएबल यूज हुआ बाबू उसका कोफिशिएंट अगर सेम आ रहा है तो 200% चांस है कि दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। दोनों लाइन पैरेलल पहचानने का तरीका ही यही है बाबू कि दोनों के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जितना भी वेरिएबल यूज हुआ है सभी का कोफिशिएंट आपका सेम रहेगा, जैसे यहां मिल रहा है सेम, तो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। जब दोनों लाइन पैरेलल रहे बाबू तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस का c2 और डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। अब ये ससुरा a b c क्या लिख दिए गुरु जी, है ना, ये होता है। देखिए बाबू दो लाइन पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन तो होता है ax प्लस का by और प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 और होता है ax प्लस का by और प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट ही चेंज होता है सिर्फ, बाकी बात तो कोफिशिएंट सेम मिल रहा है, ये होता है। अब यहां देखिए बाबू c1, तो c1 की जगह पर इसको इस तरह लेके आएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 5, फिर माइनस c2 उसको इस तरह लेके आएंगे बाबू तो क्या बनेगा, माइनस का 11/2, तो हो जाएगा माइनस का 11/2 है ना, और डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। a के जगह पर क्या बाबू, a का कोफिशिएंट क्या 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और b के जगह पर क्या 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 11/2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 11, 1 हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा मेरा, ये क्या निकल के आ जाएगा बाबू, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा 1/2 है ना, 1/2, और ये क्या निकल जाएगा √5, ये निकल गया मेरा √5। तो मेरा आंसर क्या आ गया, तो मेरा आंसर आ गया 1/2 √5, 1/2 √5, 1/2 √5, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बताओ बाबू, कोई तकलीफ बाबू, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा हमेशा जब भी दो लाइन पैरेलल होता है बाबू तो उसका डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ c1 माइनस का c2 और डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना बस। पहचाने का तरीका क्या है, दो पैरेलल लाइन रहेगा तो जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं उसी सारा का कोफिशिएंट आपका क्या होगा, सेम मिलेगा। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट a है, यहाँ भी देखिए a है, यहाँ b है, यहाँ भी b है, कांस्टेंट सिर्फ वेरी करेगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ABC। अच्छा, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है A जिसका मान दे दिया माइनस का 5 0 है ना, एक दिया हुआ B जिसका वर्टेक्स क्या दिया हुआ बाबू 3 0, और C का वैल्यू जो है हमको निकालने बोल रहा है ना, C वर्टेक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है। लेकिन एक कंडीशन और दिया, क्या बोला कि द वर्टेक्स C जो है सो लाई करता है किस लाइन में, x - y/2। मान लिए कि ये जो लाइनिया है बाबू, ये लाइनिया है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है C, है ना, इसी लाइन पे लाई कर रहा है, और इस लाइनिया का इक्वेशन दे रखा है
क्या दे रखा है, x माइनस का y इज इक्वल टू 2, है ना। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, x माइनस का, इसको ऊपर लिख देते हैं ना, इसको जो है हल्का सा ऊपर लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दे रखा है, x माइनस का y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, x माइनस का y इज इक्वल टू 2। अब बात को समझिए बाबू, अगर हम बोले बाबू, अगर बोले हम कि ये एक लाइन है गुरुजी, इसका इक्वेशन दे रखा है x प्लस का y इज इक्वल टू 5, है ना, और एक पॉइंट दे रखा है 2 और 3। इस बात से आप क्या समझे, इस बात से हमको ये समझ में आया गुरुजी कि 500% चांस है कि ये पॉइंटवा जो ना इस लाइनिया को सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसी लाइनिया में पॉइंट वाला कर रहा है। समझिए बात को। अब यहां सोच रहा हमको इक्वेशन दे रखा है, हमको इक्वेशन दे रखा है, यहां पूछा पॉइंटवा क्या होगा, मतलब आप सी का ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं जो इस लाइन को सेटिस्फाई करवाए। तो हम मान लिए बाबू, क्या मान लिए, हम मान लिए h और h माइनस का 2, देखो सेटिस्फाई करवा देगा। पुट कीजिए बाबू, ये हो गया h माइनस का 2, इसको खोलेंगे तो जगह h माइनस का h और प्लस का 2, h से h कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया। देखिए RHS में 2 है, एकदम है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। जिस लाइन में बाबू, जिस लाइन में पॉइंट है, उस पॉइंट जो है वो पॉइंट है वो 100% है कि इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। हम इसका जस्ट रिवर्स लिखे बाबू वहां, है ना। चलिए यहाँ कोई भी पॉइंट ले लिए बाबू, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, देखिए पुट करके 2 आएगा RHS में भी, है ना। चलिए ये चीज पता चल गया। अब बस हमको एरिया तो आता निकालने के लिए ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालता है, तो ट्रायंगल का एरिया ABC जो है वो दे रखा है, क्या दे रखा है, 20 स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया तो प्लस में कुछ भी हो सकता है, यहाँ लिख दिए। एरिया जो है बाबू वो कैसे निकलता है, 1/2 मॉड ऑफ, है ना, या मॉड नहीं, इसको डिटरमिनेंट लिखते हैं ना, 1/2। ये हो जाएगा माइनस का 5 0 1, फिर क्या है, फिर आपका 3 0 1, और फिर क्या है h माइनस का 2 और 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 20। इसको सर लेके जाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं बाबू। ये हो गया प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस मॉड के अंदर रहेगा, है ना, मतलब डिटरमिनेंट के अंदर। ये हो गया प्लस, समझिए बाबू, ये आपका हो गया प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस तो माइनस h माइनस का 2। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, मोड के अंदर ही रहेगा। ये हो जाएगा 20 दूनी का 40, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस का h इज इक्वल टू h माइनस का 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 40। तो यहां से बाबू h का जो, हाँ h माइनस का 2 जो है वो क्या आ जाएगा, 8 5 का 40 प्लस माइनस का 5। अब यहां देखिए h का वैल्यू 2 आ सकता है बाबू, h का वैल्यू अगर प्लस का 5 लेंगे, h का वैल्यू अगर प्लस का 5 लेंगे, अच्छा नहीं h का नहीं, मतलब इसको जो हम अगर 5 के h माइनस 2 को अगर 5 के इक्वल रखें बाबू, तो ये क्या आ जाएगा, h का वैल्यू 5 और प्लस का 2 7 आ जाएगा। और अगर जब हम h का वैल्यू माइनस का 5 रखें तो माइनस का 5 और प्लस का 2 तो क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो h का 2 वैल्यू पॉसिबल है ना। और जब h का 2 वैल्यू पॉसिबल है तो c का भी 2 कोऑर्डिनेट आ सकता है। क्या क्या आ सकता है बाबू, तो एक आ सकता है आपका, अगर 7 रखेंगे तो 7 और 7 में 2 जाएगा तो 5 आएगा, या फिर एक और क्या आ सकता है, -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 5। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 7 5 दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, माइनस का 5 7 है, माइनस का 3 और माइनस का 5 है, माइनस का 3 और माइनस का 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचवा लो, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड इट्स वर्टेक्स इज 1 माइनस का 1, लेंथ ऑफ इट्स साइड इज। एक क्या दे रखा बाबू, इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, जिसका सभी साइड इक्वल हो, उसी को बोलते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल। ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है। एक वर्टेक्स दे रखा बाबू, क्या दे रखा है, 1 माइनस का 1। इसका बेस का इक्वेशन दे रखा है, बेस का इक्वेशन क्या है, x प्लस का वाई इज इक्वल टू 1, है ना। अब हमको इसका साइड का लेंथ, मतलब लेंथ का साइड पूछ रहा बाबू, है ना, लेंथ ऑफ इट्स साइड, मतलब इस साइड का लेंथ पूछ रहा है, ये सभी साइड जितना दिया उसका लेंथ पूछ रहा है। अब देखो बाबू, अगर हम इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे बाबू, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें और नाम डाल दे इसका h, तो हम लोग आराम से h का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बाबू, जब भी आपको एक डिस्टेंस पता करना हो और उसका एक वर्टेक्स और एक प्लेन पता हो तो आराम से निकाल सकते हैं उसका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ही h कैसे निकलेगा बाबू, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ax1 प्लस का by1 और प्लस का c और डिवाइड बाय a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर, फॉर्मूला बस लगा देना है।
है ना। इस फॉर्मूला से आप लोग तुरंत वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है ax1 प्लस का by1 प्लस का c और डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब ये ax1 प्लस का by1 क्या है, ये देखिए बाबू, ये इसका जनरल इक्वेशन अगर निकले तो क्या लिखाएगा, ax प्लस का by, ax प्लस का by और प्लस का c इज इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है। और x1 y1 क्या है, तो पॉइंट 2 है बाबू, है ना। x1 बराबर 1 है और y1 बराबर क्या है, माइनस का मान, ये पॉइंट दे रखा है। बस वैल्यू पुट कीजिए बाबू। वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह पर क्या है, तो a की जगह पर मेरा क्या है, a का x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिए, और इनटू में x1 लिखा होता है, x1 क्या है 1, तो ये 1 इंटू 1 हो गया। फिर b की जगह पर क्या है, तो b की जगह पर भी 1 है। y1 की जगह पर क्या, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कर दिए। और c की जगह पर क्या है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1, है ना। और डिवाइड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। a की जगह पर क्या 1 और b की जगह पर भी 1, तो 1 प्लस का 1 हो गया, है ना। अब देखिए बाबू लोग, ये देखिए, ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। अब ये क्या बचा, माइनस का 1, उसको बाहर निकालेंगे मोड से बाबू, तो क्या बनेगा 1, तो ये 1/√2 आ गया। ये किसका वैल्यू निकला, h का वैल्यू। तो क्या हमको h का वैल्यू निकालना ना है गुरुजी, हमको निकालना है इसका साइड, है ना, साइड का लेंथ निकालना है, d निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे बाबू, अच्छा आप लोग को एक बात ये भी पता होना चाहिए, क्या चीज, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल जो बाबू किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के, है ना, 60 डिग्री के इक्वल होता है, एकदम होता है। अब यहां देखिए कौन सा साइन, जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा साइन यूज करेंगे बाबू, साइन कॉस थीटा में कौन सा यूज करेंगे कि हमको निकल जाए डी का वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू यूज कर दीजिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, है ना। और साइन 60 डिग्री होता है, साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब सामने वाला h और हाइपोटेनस का मतलब d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3/2, है ना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, √3/2। अब यहां से x तो पता है 1/2 है बाबू, है ना। यहां से हमको h पता है 1/√2 है, तो 1/√2 रख दिए, है ना। h को पता है 1/√2, d का वैल्यू यहां रख दिए इज इक्वल टू, और ये हो गया मेरा √3/2, है ना। और यहां से अगर हम d का वैल्यू निकालेंगे बच्चों लोग, तो d का वैल्यू उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये देखिए ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा √2 बार में, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो ये बन जाएगा मेरा √2/3, है ना। ये तो नीचे आ जाएगा, तो d का वैल्यू क्या आ गया, √2/3। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बस ये चीज याद रखना बाबू, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई वर्टेक्स पता हो और किसी लाइन का इक्वेशन पता हो तो हम लोग इजिली उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन से इतना इतना एंड इतना, मतलब 3 इक्वेशन दे रखा है, उससे ट्रायंगल बन रहा है, उसका सेंट्रॉइड पूछ रहा है निकालने के लिए हमको, है ना। तो आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट क्या दे रखा है 0 0, तो 0 0 तो यही होगा, है ना, ओरिजिन में होगा। और एक क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है x + y इज इक्वल टू 1 कोने भेज देते हैं तो 1 बन जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, और अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 1। मतलब एक पॉइंट आएगा आपका 1 0 और एक पॉइंट आएगा आपका 0 1, है ना, 0 1 यही आएगा। चलिए जी, अब इसे एक लाइन ट्रायंगल इधर बन रहा है बाबू, यहाँ पॉइंट ले लिए, है ना। अब ये ट्रायंगल बन रहा है, बस ये ट्रायंगल का नाम डाल दीजिए, नाम डाल दिए, यहाँ हो गया ये O, ये इसको B A डाल दीजिए, ये इसको O, है ना, ये O A और B हो गया, है ना। अब इसी ट्रायंगल का हमको सेंट्रॉइड निकालने बोल रहा है। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस का y1 प्लस का x1 प्लस का x2 प्लस का x3, तो हो जाएगा 0 प्लस का 0 प्लस का 1 और डिवाइड बाय 3। उसी तरह y1 प्लस का y2 और प्लस का y3 प्लस का y3 और डिवाइड बाय क्या होता है 3, है ना। इसी तरह तो सेंट्रॉइड निकलता है जी गुरुजी, तो ये क्या निकल गया 1/3 और ये भी क्या निकल गया 1/3। तो सेंट्रॉइड में क्या आ गया 1/3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। सेंट्रॉइड ऐसे निकलता है ना, जितने भी x एक्सिस का मान है आप प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, जितने भी y एक्सिस का मान है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर देना है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन
पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना एंड इतना। तो हमसे पूछ रहा है कि विल बी। अच्छा देखो, एक पॉइंट हमको पता है बाबू ए बी, अब एक लाइन जो है सो इंटरसेक्ट कर रहा है सब दोनों से, है ना, ये लाइन ये से क्या बोल रहा है कि द पॉइंट, एक पॉइंट है जो ये सब दोनों लाइन के इंटरसेक्ट से बन रहा है, ये सब दोनों लाइन के इंटरसेक्ट से एक पॉइंट बन रहा है, एक पॉइंट दे रखा है, तो हमसे पूछ रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो बाबू ये सब दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ये सब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको पॉइंट मिल जाएगा, है ना। सॉल्व कीजिए, देखिए ax प्लस का by b ab की इक्वल है और bx प्लस का ay इज इक्वल टू ab की इक्वल है। इसका मतलब हम ax और प्लस का by को इक्वल रख सकते हैं, किसके इक्वल रख सकते हैं, bx और प्लस के ay को। क्यों? तो इसलिए रख सकते हैं गुरुजी क्योंकि ये भी ab की इक्वल और ये भी ab की इक्वल है ना। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस का b, और यहां अगर y कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, a माइनस का b। a माइनस का b से a माइनस का b कैंसिल, मतलब x बराबर y आ गया, है ना, x बराबर y। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिए बाबू, ये हो गया ax प्लस का by लिखा हुआ है तो y बराबर x है, तो bx इज इक्वल टू क्या है, ab। यहां से देखिए बाबू, अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो निकल जाएगा ab और डिवाइड बाय, यहाँ x को कॉमन लेंगे तो a प्लस का b आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस का b, और यही जो x का मान निकला यही y का मान निकल जाएगा। क्यों निकलेगा y का मान, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना, ये x और y का मान निकल गया। अब ये बाबू एक पॉइंट ये पता चल गया, एक पॉइंट ये पता चल गया, तो लाइन ये की इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, y माइनस का y1 क्या है, a b, है ना, y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 ab डिवाइड बाय a प्लस का b माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 और माइनस का x1 और इनटू में क्या होता है x माइनस का x1। ये बस ये लाइन का इक्वेशन निकाल देना बाबू, कुछ करना नहीं है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए फटाफट सॉल्व कर दीजिए इसको। ये हो गया आपका y माइनस का b इज इक्वल टू, दोनों के डिनोमिनेटर में a प्लस b कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ ab माइनस का ab और माइनस का b स्क्वायर, यहाँ देखिए ये हो जाएगा ab माइनस का a स्क्वायर और माइनस का ab, और इनटू में क्या हो जाएगा, x माइनस का a। ये से ये कैंसिल आउट हो गया बाबू, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर y माइनस का a स्क्वायर b और इज इक्वल टू, ये क्या बच गया, b स्क्वायर बचा ना, तो हो जाएगा b स्क्वायर x और माइनस का a स्क्वायर b, है ना। अब यहां देखिए बाबू, ऑप्शन में एक चीज देख रहे होंगे कि y एक्सिस जो है सो सारा पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, मतलब y एक्सिस को हमको पॉजिटिव रखना है तो इसको इसी साइड रहने दिए, इसको इस साइड रहने दिए बाबू। तो ये हो गया मेरा a स्क्वायर y, इसको इस साइड लेते हैं तिरतिरा के, तो ये क्या बन गया, माइनस का b स्क्वायर x, ये किसके इक्वल हो गया, तो ये इसको उस साइड भेज दिए, इस साइड भेजे बाबू, तो दोनों में a b है तो a b कॉमन कर लिए, तो यहाँ उसको उस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ क्या बना a और यहाँ क्या बच गया, माइनस का b, a माइनस का b। यहाँ हल्का सा गलती क्या किए, b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ b स्क्वायर होगा ना, ये आपका b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का a b स्क्वायर, है ना। तो ए भी कॉमन कर ले तो यहाँ बच गया a और माइनस का b। अब बच गया ऑप्शन में आंसर क्या आ गया मेरा, a स्क्वायर a y माइनस का b स्क्वायर x और इज इक्वल टू a b माइनस का a b माइनस का a माइनस का b। कहाँ गया a स्क्वायर y माइनस का b स्क्वायर x इज इक्वल टू a b और इनटू में a माइनस का b। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए बाबू, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। हमको दे रखा था बाबू एक पॉइंट और एक पॉइंट दे रखा था जो इस सब दोनों लाइन के इंटरसेक्ट से आ रहा है, तो दोनों लाइन के इंटरसेक्ट से आ रहा है, दोनों को सॉल्व किया तो एक पॉइंट आ गया वहां से, एक पॉइंट आ गया वहां से। जब दो पॉइंट पता तो तुरंत निकल जाएगा लाइन का इक्वेशन, है ना। इस फार्मूला से y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1 और इनटू में x माइनस का x1, है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन 17x माइनस का 14y माइनस का 73 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका स्लोप पूछ रहा होगा, तो स्लोप में कैसे बताया थे निकालने के लिए स्लोप, तो स्लोप निकालना बड़ा ही आसान रहता है। कैसे निकालते हैं, माइनस कीजिए, x एक्सिस का कोएफिशिएंट कितना है 17 डिवाइड बाय y एक्सिस का कोएफिशिएंट कितना है माइनस का 14, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 17/14, 17/14 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं।
है ना बाबू। तो आज जो है बाबू और क्वेश्चन बचा है क्या, ये तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग मतलब एक क्वेश्चन इस तरह बताएं बाबू, इन लोग नहीं होगा तो आप HW में रख लीजिए, इसको ट्रैक कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को एक बताएं बाबू अभी हम तुरंत, कुछ शायद इक्वेशन या पॉइंट चेंज होगा, बाकी बात बताएं क्वेश्चन, है ना। तो नहीं होगा तो ट्रैक कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये बताएं पीछे भी। तो आज उम्मीद करते हैं बाबू कि जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट बाबू हम और तरह तरह के क्वेश्चन लेंगे और इस जो बचे हुए मतलब जो है बचा हुआ बाबू 1-2 महीना में भरपूर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।